ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं हो। जी हाँ, ऐसा ही एक जुगनू है भवानदीप उर्फ बुल्लन रेकवार। बुंदेलखंड के महोबा जनपद के छोटे से गांव बनियाताला में रहने वाला भुल्लू पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। अपने परिवार को पालने के लिए भुल्लू महोबा शहर में मोहल्ला रामनगर में रहकर घरों में लाइट का काम अपना गुजर बसर करता है। सिर्फ 8वीं तक पढ़े भल्लू ने लोगों की आम जरूरतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर आविष्कार करने की ठान ली। भल्लू बचपन से ही आविष्कारों में रुचि रखता है। भल्लू ने कई ऐसे आविष्कार किए हैं जो लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भल्लू ने जल संरक्षण और बिजली बचत के लिए ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोल और एमओ रिमोट कंट्रोल बनाया। भल्लू के इस आविष्कार से जल संरक्षण के साथ ही बिजली बचत भी की जा सकती है। लेकिन भल्लू ने अब ऐसा आविष्कार किया है जो हैरत कर देने वाला है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व में देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने चिंता व्यक्त की थी और अपील की थी कि कोई इस प्रदूषण को कम करने के लिए काम करे। फिर क्या था, भल्लू ने अपने घर के खर्च में कटौती कर एक मशीन इजाद की है जिसका नाम भल्लू ने प्रदूषण कंट्रोल मशीन रखा है। इस मशीन से प्रदूषण को कम करने का भल्लू ने दावा किया है। इस मशीन के जरिए भल्लू कार्बन डाइऑक्साइड को आग झपकते ही ऑक्सीजन में तब्दील कर सकता है। भल्लू का दावा है कि वो गारंटी से देश को प्रदूषण मुक्त कर सकता है। वो देश के राजधानी दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण को लेकर चिंतित है और उसे कम करना चाहता है। उसे सिर्फ सरकार की मदद मिल जाए तो वो देश को गंदी हवा से निजात दिला सकता है। भल्लू आए दिन अपने घरेलू खर्चों में कटौती कर अपने आविष्कारों को जन्म देता है। भल्लू की इस कामयाबी से उसकी पत्नी रजनी बहुत खुश है, मगर वो इस बात से नाराज है कि आर्थिक तंगी में भी वो घर के खर्च में कटौती कर नित नए आविष्कार करता रहता है और उसे उम्मीद है कि उसके पति को सरकारी मदद मिले तो देश के लिए कई बड़े उपयोगी आविष्कार दे सकता है। भल्लू की इस कामयाबी पर उसके पड़ोसी भी खासे खुश हैं और इसके आविष्कार के लिए मदद भी करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि कभी न कभी भल्लू को अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। जब हम आठ पास हैं और जब हम किसी समस्या के बारे में हमको पता लगता है या हम देखते हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या को हम दिल्ली के में कई बार पेपरों में पढ़ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, रोड में निकलना मुश्किल है। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए मैंने कोई एक मशीन बनाना चालू किया और समाधान करने की कोशिश की। तो मैंने एक ऐसा सक्सेसफुल फार्मूला खोज निकाला कि इससे 100% प्रदूषण कम हो जाएगा और हमारे कहने वाला ये दिल्ली में इतना प्रदूषण है उसको 25% ये कम करेगा। नहीं, तुम खत्म कर दोगे, ये दावा है तुम्हारा। हम 25% की तो हम गारंटी लेती हैं अपने यंत्र के जरिए। हम अपने यंत्र के जरिए दिल्ली का 25% प्रदूषण गारंटी से कम कर देंगे। और इन मशीनों का जब हमारा पूरा चक्र सारी जगह फिट होगी हमारी मशीनें और पूरा चक्र हमारी मशीनों का चालू हो जाएगा तो 50% तक प्रदूषण कम होने की फुल उम्मीद है। अच्छा, ये सब एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसा कोई वैज्ञानिक सामने आए जो भारत का 2% प्रदूषण कम कर सके। तो मैंने कहा 2% तो क्या है, मैं तो 20-25% तक गारंटी से कम कर दूंगा। फिर मैंने ये एक छोटा सा एक उपकरण बना के प्रैक्टिकल किया तो उस सिस्टम में ने 80% प्रदूषण को फिल्टर करके 80% साफ हवा बाहर निकाली। मतलब एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हाँ, ऑक्सीजन निकलता है। ये जो मशीन है ये इस तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड गंदी हवा अपने अंदर खींचती है और अंदर फिल्टर होके कार्बन जो प्रदूषण का है वो अंदर रह जाता है और साफ हवा इधर से निकलती है। जी, उपयोगी हवा यहाँ से निकलती है। हाँ, साफ हवा उपयोगी हवा इधर से। ये सब जो तुम करते हो तो कितना खर्चा आता है? घर की स्थिति आर्थिक कैसी है, कैसे करते हो? घर के खर्च से पैसा बचा करके और घर में जैसा खाना पीना जैसा भी चल रहा है उसको कम करके, और मेरे इसमें ये आविष्कार करने में बहुत ज्यादा रुचि है, उधर से पैसा बचा करके मैं सब इसमें लगा देता हूँ। आपके जो पति हैं लगातार नए नए काम करते हैं, कैसा लगता है आपको? घर की स्थिति कैसी है? बिल्कुल खराब है। स्त्री पैसा जो आते नहीं है जो काम करते मैं नाराज होती हूँ। बस ये कहते हैं काम लगेगा तो अच्छा लगेगा उनको सुधारने में और करने में, मशीन बनाने में। परिवार में जो खर्चे हैं वो कैसे कर पाती है? कैसे मतलब ये जो तमाम पैसे रोक कर उसमें खर्च करते हैं तो आपकी दिक्कत बढ़ती हुई ना? बढ़ती तो है, क्या करो, जब खर्चा चलाते रहते हो जी अपना काम करते हैं, नाराज भी होते हैं। कान लगते जब मशीन बनाएंगे तो बिकेगी, पैसा आएंगे। उम्मीद है कि आगे चल के समय अच्छा हो। ये
वर्तमान में मेरे पड़ोसी हैं और मेरे गांव के भी रहने वाले हैं। इनकी समय समय पर मैं आर्थिक मदद भी करता रहता हूं। ये बहुत गरीब परिवार से हैं और जो अपनी इनकी सोच है ये हमेशा इस तरह की रहती है कि मैं कोई वैज्ञानिक खोज करूं। मैं इनको अक्सर देखता हूं कि ये रात भर कभी तो अपने उपकरण के प्रयोग में लगे रहते हैं और अगर इनकी आर्थिक मदद किसी तरह से हो जाए तो हो सकता है ये और आगे प्रगति कर सकते हैं। अभी इन्होंने एक आविष्कार किया है कि ये जो प्रदूषण है उसको कम कर सकते हैं जी। तो क्या लगता है कितना कारगर साबित हो सकता है ये देश के लिए आविष्कार? अभी इन्होंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है। जब ये फील्ड में जाएगा तो तभी पता चल सकता है कि ये कितना कारगर हो सकता है। वो अभी तक सफल हैं सभी और अभी इसको इन्होंने अपने यहाँ पर प्रैक्टिकल किया है। वो हो सकता है कि और ज्यादा कारगर साबित हो सके। मदद की जरूरत है इनको। जी। महोबा से इसराइल कुरैशी। बुंदेलखंड को बदहाली से उबारने के लिए प्रदेश सरकार तमाम बड़ी योजनाएं चला रही है। इनमें से एक योजना है गरीबों को छत देना। गरीबों को प्रदेश सरकार आसरा आवास बनाकर दे रही है, पर यह योजना भी घोटाले की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। महोबा में ढूंढा विभाग द्वारा CNDS कार्याधीन संस्था के जेई और ठेकेदार जनपद में आसरा आवासों का निर्माण कर रहे हैं, मगर इन आवासों में मकानों की जमकर अनदेखी की जा रही है। इन आवासों को ये ठेकेदार और विभागीय कर्मचारी सिर्फ कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। ये घोटालेबाज पैसे कमाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल महोबा के मोहल्ला भीतरकोट में CNDS कार्याधीन संस्था द्वारा 1 दर्जन आसरा आवासों का निर्माण कार्य हो रहा है, मगर इन आवासों में घोटालों को अंजाम देने के लिए ठेकेदार और जेई आवासों में चोरी का मटेरियल लगा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक रॉ मटेरियल की दुकानदार ने दुकान के बाहर रखे 10,000 ईंट चोरी किए जाने की लिखित शिकायत पुलिस को दी। अब सुना ही नहीं रहा है बेका चूखा ढंग से। गड्ढा खोदो डरो है। हाँ। बच्चा गिरे चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, सुना ही नहीं रहे हैं। अच्छा। और ये ऐसी चुनाई कर रहे हैं, छपाई कर रहे हैं कि बिल्कुल धूरा बालू नहीं। हम मना कर रहे हैं। मसाला लग रहा है। अब मसाला अब हमें दिखाता ही नहीं है। तो आपने एक अंदाज तो किया होगा आपका मकान। एक बोरी ले जाए हैं तो जाने के तन भदान में लगा ले डाले कि 8 एक कुआ कहूँ 12 10 एक कुआ। मतलब चल नहीं पाएगा, घर चल नहीं पाएगा, बन रहा है क्या नहीं चलेगा। वो आलू नहीं है सही भाई बाबूजी, बिल्कुल छपाई वाली मट्टी है। उसमें निर्माण हो रहा है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि कैसा लगा रहे मटेरियल, लेकिन मेरी दीवार में सांस है और मेरी दीवार का भी खतरा है, उसको भी खतरा है। मतलब सही नहीं बनी? सही नहीं बनी, कभी भी हादसा हो सकता है। कभी भी हादसा हो सकता है। तो कैसा मटेरियल लगाया? मतलब जो मटेरियल तो कमजोर लगाया, ये तो है। खतरा है कल दिन बिल्डिंग गिर सकती है इनकी गिर सकती, तो हमें भी खतरा उनको भी खतरा है, दोनों को है। कौन बना रहा है? कौन सी जयपाल का मकान है और ये नहीं मुझे मालूम कि कौन विभाग बना रहा है। सरकारी बन रहा है। सरकारी बन रहा है। जी। कितने घटिया निर्माण हो रहा है इनका? घटिया हो रहा है सर। कैसा हो रहा है? बहुत घटिया। हमारे 15-12 का मसाला लगा रहे सर और 3 नंबर का गुम्मा सर। वो सुनते भी नहीं है, कहीं जंगला कहीं खिड़की उल्टा सीधा बना रहे सर। कौन से विभाग का? ढूंढा विभाग के सर। अच्छा, बताया जा रहा है कि चोरी का मटेरियल लगा रहे हैं सर। ये नहीं गुम्मा चोरी का आ रहा है ना। अच्छा आ रहा होगा तो जानकारी नहीं है, पर गुम्मा खराब आ रहा। सब कुछ खराब आ रहा। ये गुम्मा 3 नंबर हमारे चट्टे से चुरा के ले आए, चोरी से हमें पता भी नहीं चला। और ये 10,000 गुम्मा चुरा लिया। जब देखा हमने तो ढेर फैला पड़ा था, ढेर में कम था। ये राजेश सिंह ठेकेदार काम चल रहा, उनकी ट्रैक्टर उनके आदमी चुरा के ले आए। कौन विभाग की? ये CNDS से चल रहा है काम। पुलिस से शिकायत किया आपने? पुलिस को अभी हम सूचना दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। मतलब जो आसरा आवास बन रहा है वो चोरी के मटेरियल से बन रहा है? टोटल चोरी की लग रहा है हमें तो। ये बताइए, दिन दहाड़े ये गुम्मा चुरा के भर ले आ रहे हैं। हमारा खुद मेन रोड से रखा वो गुम्मा भट्टीपुरा से, और इनके ट्रैक्टर भर ले आ रहे हैं। मदीना मस्जिद चौराहे पर बनी बिल्डिंग मटेरियल के दुकानदार माजिद खान की शिकायत है कि बाहर रखे नंबर 3 के लगभग 10,000 ईंटों को CNDC के ठेकेदार राजेश सिंह के कर्मचारी ट्रैक्टर में भरकर ले गए। जब इस बात की भनक मीडिया को लगी तो आवासों के निर्माण स्थल पर पहुंच गए तो घोटाले और चोरी की परतें खुलकर सामने आ गई। दरअसल ठेकेदार ज्यादा मुनाफे के चक्कर में आवासों में मकान के विपरीत काम कर रहा था। इन आवासों में नंबर 1 का ईंट लगाना अनिवार्य है, वह चोरी का नंबर 3 का ईंट लगाया जा रहा था। गरीबों को सरकार आवास दे रही है, पर इनमें हो रहे घोटालों से आम लोगों की जिंदगी खतरे में है। ऐसे आवास कितने दिन चलेंगे, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी भी इन आवासों के
घटिया निर्माण से खासा नाराज है। आवासों का निर्माण कर रहे मेट और मिस्त्री की माने तो निर्माण में घटिया सामग्री लगाई जा रही है, जो कि चोरी की भी बताई जा रही है। मिस्त्री काम कर रहे हैं जी। जो मटेरियल लग रहा है, कितने एक का मटेरियल लगाते हो? 6 का मटेरियल लगाते हैं। ईटा कौन सा लग रहा है? 3 नंबर। 3 नंबर लग रहा है ईटा। अभी आए हैं हम, चुनाई भर की है इतनी। कौन ठेकेदार बनवा रहा है? ये है राजेश सिंह राधे राधे। लगा है क्या वो सही है मकान के लिए? ठीक है कि गलत है? गलत है, अभी मकान के हिसाब से तो गलत है। ये जो है सरकारी आवास बन रहे हैं। आएगा आवास, असरा आवास। हाँ। कौन विभाग बनवा? और ये हमारे राजेश से ठेकेदार बांधा के हैं, वही बनवा रहे हैं। यहाँ कुल कितने आवास बनवा लिए? आवास काफी बने हैं। इनमें जो गुम्मा लग रहा है उसकी क्वालिटी क्या है? सही है क्वालिटी? आप देखा है आपने? तुम यहाँ का फिर झगड़ा रहे, तुमने नहीं देखा? हमने देखा है। तो क्या क्वालिटी है गुम्मा? क्वालिटी उसकी 3 नंबर है। 3 नंबर है। तो क्या 3 नंबर सही है मकानों के लिए? ये भैया ठेकेदार बताए। तो गुम्मा लगता है, तुम्हें नहीं पता? ये नहीं पता। मकान के लिए क्या नंबर गुम्मा उपयुक्त होता है? 1 नंबर का चाहिए। 1 नंबर। तो ये 3 नंबर लग रहा है, सही है? नहीं, सही गलत है। गलत है। अच्छा, सरिया वाली सब सही लग रहा है? नहीं, सरिया भी आप देख लीजिए, वो भी गलत है, कम सूद का है। अच्छा, सब मटेरियल चोरी का आ रहा बता रहे? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि चोरी का है। हमारे सामने कोतवाली पुलिस तहरीर दी गई। हाँ, सही है। ये है कि गुम्मा जो कल आपका आया है वो जय साहब बताएंगे कि कहाँ से आया है, कैसे, किसने तुमने चर्चाओं में क्या सुना? हमने सुना चोरी का है। वहीं विभाग का जेई अजय कुछ और ही राग अलाप रहा है। उनके अनुसार कार्य सही हो रहा है, इसमें चोरी की सामग्री नहीं लगी है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लग गया वो कैसे निकलो? कहाँ से आ गया 10,000? कहाँ आ गया 10,000? तुम्हारे सब साइडों में लग नहीं रहा गुम्मा? सब हमारा 1 नंबर गुम्मा लग रहा है। कितना लग गया अभी तक? हमारा ये मार्का ही नहीं है, हमारा RMS और उसका आ रहा है गोल्ड का ईंटा। ये गलती से लेवल ले आई है। जितने हम देख के आए आसरा सब में 3 नंबर गुम्मा ही कहीं नहीं लगा 3 नंबर। कहाँ पे 3 नंबर गुम्मा कहीं यूज ही नहीं बता रहे? कौन से कारीगर बता काम कर रहे? क्या नाम है आपका? अजय। क्या है आप? जेई हूँ मैं अपने रामराज। जो 10,000 गुम्मा जो 3 नंबर जो चोरी का आया है, तो वो जो है आपकी जो है आसरा आवास में 10,000 गुम्मा कहाँ से चोरी से आया है? मदीना मस्जिद से। नहीं आया। FIR हुई है बाकायदा? नहीं आया है, नहीं आया है। कितना आया? गलती से 1 ट्रॉली लेबर भर के लाई है, 1 ट्रॉली गलती से लेबर लेके आई है। तो उसको मैंने बताया भी है उनको कि वो भाई साहब गए थे वहाँ पे, तो उनको बता दिया था मैंने कि चलो गलती से आ गया तो उसको हम अपना ट्रांसफर कर देंगे। कितना गुम्मा 3 नंबर? मैं देख चुका हूँ, मैं पर डे देखता हूँ। महोबा से इसराइल जहां एक और हिंदू मुस्लिम और राजनीतिक रंग देखकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के प्रयास किए जाते रहे हैं, वहीं अमर शहीद बिस्मिल्लाह अस्पाक की धरती पर गंगा जमुनी सभ्यता को हमेशा जिंदा रखा गया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं शाजापुर की आरजू ने। बाबरी की शहादत पर आरजू ने भगवान कृष्ण के भजन सुनाकर ये साबित कर दिया कि ईश्वर है। रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली आरजू भजन रत्न कार्यक्रम के फाइनल में पहुंच गई है। चैनल पर प्रसारित होने वाले इस शो के ऑडिशन में जज शमशेर मेहंदी व तृप्ति शाक के उनसे इतना प्रभावित हुए कि ग्रीन कार्ड दे दिया। तारीन जलाल नगर मोहल्ले में रहने वाली आरजू के परिवार का गीत संगीत से दूर दूर तक नाता नहीं रहा, लेकिन वह बचपन से ही टीवी पर गानों को सुनकर उन्हें गुनगुनाती थी। गायन की तरफ उसका रुझान देख परिवार वालों ने भी नहीं रोका। आरजू गायन के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी प्रशिक्षण ले रही है। उसके गुरु इफ्तिकार खां हैं जो खुद अच्छे सिंगर हैं। BA फाइनल ईयर की छात्रा आरजू का सपना है कि भजन गायकी में उनकी अलग पहचान हो। वहीं अगर आरजू की मानी जाए तो उनका कहना है कि वो धर्म और जात के चक्कर में नहीं पड़ती और सभी देश प्रेमियों से भी उनका संदेश है कि जात पात की सीमाओं में न बांधे।
आरजू का कहना है कि वो सुबह उठकर पहले नमाज पढ़ती हैं, उसके बाद श्री कृष्ण के भजन गायन से दिन की शुरुआत करती हैं और जिस दिन आरजू भजन नहीं गाती हैं उस दिन उनके घर वाले कहते हैं कि बेटी आज घर सूना सूना लग रहा है। आरजू ने बताया कि कृष्ण के भजनों ने ही उसे सभी कंपटीशन में जीत दिलाई है। हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीता जागता उदाहरण है आरजू। नहीं किया, मुझे ये सब गाते हुए 4 साल हो गई हैं। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ है और मैंने अपने सर से मुलाकात की, उनसे ये सीखने की प्रेरणा ली। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। जो मेरे सर हैं मिस्टर इफ्तिखार खान, वो मुझे बहुत अच्छा सिखाते हैं और मेरे घर वालों को भी कृष्ण के भजन में गाती हूँ, उसको लेकर कोई एतराज़ नहीं है। कृष्ण के भजन गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इसमें शांति मिलती है गाने में और घर वाले भी ये सब बहुत पसंद करते हैं। जब मैं शाम को प्रैक्टिस करती हूँ, भजन गाती हूँ, रागदारी गाती हूँ, तो अगर किसी दिन नहीं गा पाती हूँ तो पापा मम्मी बोलते हैं कि आज तुमने प्रैक्टिस नहीं की, आज गाया नहीं तुमने, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी लखनऊ में भजन रत्न का ऑडिशन हुआ था, उसके लिए भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेहंदी जी ने मुझे ग्रीन कार्ड दिया था। मैंने कहा है कि एक कलाकार की कोई ज़ात नहीं होती, वो एक परिंदे की तरह होता है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, इससे जाति धर्म में बनकर नहीं रहना चाहिए। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ और भजन भी गाती हूँ। सुबह सबसे पहले उठ तकरीबन 4 साल हो गए होंगे तब से मैं इसको गाइडेंस दे रहा हूँ संगीत की, और शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा दे रहा हूँ मैं इसको, रागदारी वगैरह करके, ताकि ये कोर्स कर ले, प्रभाकर हो जाए, इसका संगीत की डिग्री ले ले और कहीं आगे चल के किसी कॉलेज में या स्कूल में जॉब अगर निकलती है तो इसको जॉब भी आसानी से मिल जाए। बाकी जो है अपने स्टेज शो ये वो सब साथ में मिलके हम लोग करते हैं। और मेरा तो कहना यह है कि जो कलाकार है वो कलाकार है, वो हिंदू है मुसलमान है वो बात की बात है, पहले वो कलाकार है और उसको अगर भजन गाने को मिलते हैं तो वो भजन भी उतनी शिद्दत से गाए, नात पाक गाने को मिले तो नात पाक भी वो उतनी शिद्दत से गाए। उसमें ये एहसास होना ही नहीं चाहिए कि हम मुस्लिम हो के भजन गा रहे हैं या हम हिंदू हो के नात पाक गा रहे हैं। तो मेरा सीधा सा संदेश ये है कि संगीत को कम से कम ये इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब बातों में संगीत को नहीं डालना चाहिए। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में 2 भाइयों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस बात की सूचना जैसे ही आसपास के लोगों को हुई, मानो समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सभी की जबान पर एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दोनों भाइयों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामला थाना लाइन पारा के नाग भजन का है, जहां दोनों भाई अर्जुन और अंशु की आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बड़ा कि पहले बड़े भाई अर्जुन ने जहर खा लिया और जब तक अस्पताल ले जाया गया उसने दम तोड़ दिया। भाई को मृतक देख अंशुल भी अपने आप खो बैठा और खुद को अपने भाई का मौत का जिम्मेदार मानते हुए जहर खाकर अपनी भी जान दे दी। इस मामले में परिजन कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये 2 भाई थे आपस में, इनमें आज किसी बात को लेके झगड़ा हुआ। उसके कुछ देर बाद एक भाई ने कुछ विषैला पदार्थ पी लिया तो दूसरे भाई ने देखा इसने पी लिया, उसने भी पी लिया। दोनों की मृत्यु हो गई। अब गाँव वालों को समझा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में हथियार तस्कर गिरोह का एक और आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 8 पिस्टल, 4 देसी तमंचे सहित भारी मात्रा में कारतूस और मैगजीन भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के एक फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मामला फिरोजाबाद जिले के थाना नरखाली क्षेत्र का है। ये गैंग है, इसके बारे में सूचना मिल रही थी। इस गैंग से कुछ और सदस्यों को हम लोगों ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था, उनसे भी 5 पिस्टल बरामद हुई थी। इसी कड़ी में आगे कार्रवाई करते हुए आज एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिससे 8 पिस्टल 32 बोर की बरामद हुई हैं, 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं, कुछ अन्य सामान भी इनसे बरामद हुए हैं। ये लोग एमपी में धार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वहाँ के 2 लोग हैं, वो उनके कांटेक्ट में रहते थे, उनसे ये पिस्टल लेके आते थे और यहाँ जिस आदमी को बेचते थे उसका नाम भी पता चला है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और अन्य पिस्टलों की भी बरामदगी हुई है।
चुनाव से कोई इनका रिलेशन भी है विधानसभा? अभी पकड़े गए इनसे पूछताछ की जा रही है, इनका आपराधिक इतिहास भी पता लगाया जा रहा है, इसी अनुसार। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की योजना में एक योजना यूपी 100 कल ही उद्घाटन हुआ, जिसमें आज मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में डोमनपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी डायल 100 की गाड़ियां रास्ते से तेजी से जा रही थी। तभी अचानक 100 की चपेट में एक बाइक सवार आ गया, जिससे 18 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस द्वारा घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताते चले कि उमेश नाम का व्यक्ति अपने पुत्र अर्जुन के साथ बाजार जा रहा था, तभी अचानक डायल 100 की चपेट में आ गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये अननोन अवस्था में पुलिस के द्वारा लाए गए हैं, सीवियर हेड इंजरी के केस हैं, इनको भर्ती करके हम लोग इलाज कर रहे हैं। अभी तो उनके साथ घर वाले तो कोई आया नहीं है, पुलिस वाले लेकर आए। हालत गंभीर है? हाँ, हालत सीरियस है, हेड इंजरी में है, अनकॉन्शियस है। इनको रेफर हम लोग कर दिए हैं। पुलिस वालों को बता दिया गया है कि मौत भी है, जो मौत वाले मरीज के बारे में बता नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ लाए नहीं गए। जो लाए गए हैं वो घायल अवस्था वाले मरीज लाए गए हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। थैंक यू। क्या मामला है, कितने की मौत हुई, कितने घायल क्या है? पुलिस की गाड़ी से दो राजभर परिवारों का, दो राजभर नौजवान मर गए हैं। इसमें सीधे सीधे पुलिस की तेज गति, लापरवाही पूर्वक और गलत दिशा से गाड़ी को चालन किया जा रहा था और एक लड़का तो मर गया, एक जीवन मौत से जूझ रहा है। पुलिस को अपनी गाड़ी रोक करके उनको तत्काल उपचार के लिए भेजने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन गाड़ी से ठोकर मारने के बाद वो गाड़ी बेतहाशा भाग निकली। कौन सी गाड़ी थी? डायल 100? हाँ, डायल 100 गाड़ी थी। उसका मोबाइल कवरेज वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास फुटेज है और यह 100% पुलिस की गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है। यदि पुलिस गाड़ी रोक करके उन बच्चों को तत्काल एडमिट की होती तो शायद मरेंगे। नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी मिली आपको? मामला जानकारी ये मिली है कि वहाँ जो गाड़ियाँ जा रही थी किसी तरह की, उससे एक्सीडेंट हुआ है। कौन सी गाड़ियाँ? ये गाड़ियाँ थी पुलिस की। 100 नंबर वाली क्या? 100 नंबर है या जो भी है, हमें कंफर्म इसका पता नहीं है। और वहाँ चूँकि इतना कंजेस्टेड रहता है रोड, दोनों तरफ ऑटो लगा देते हैं, इस साइड भी उस साइड भी, और जिसकी वजह से जो है वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है, जिसकी वजह से आए दिन घटनाएँ होती है। लॉन्ग रोड पे ब्रेकर अलाउ नहीं है। आज क्या हुआ बताइए? आज की घटना में एक घायल हुए हैं, एक मर गए। बच्चा है? बच्चा है या जो भी, अभी तो आ रही है लाश, देखा जाए क्या है उसके बाद। वही जो लोग बता रहे हैं, जो गाड़ी जाए डायल 100 वाली? जी जी जी, वही गाड़ी थी। जी जी। उत्तर प्रदेश से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गाजीपुर की तरफ से एकल मार्ग परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। ज्ञात हो कि पिछले 3 वर्षों से शहर में आबादी व वाहन बढ़ते चले गए हैं, लेकिन नए रोड का निर्माण नहीं हुआ, जिसके चलते आए दिन जाम की समस्या बन रही है। जिसके चलते पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार प्रयोगात्मक रूप से एकल मार्ग परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन लोगों में एकल मार्ग के बारे में जानकारी नहीं है। इसी कारणवश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का नेतृत्व कर रहे विवेक कुमार सिंह समी ने यातायात नियमों के बारे में जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर में महुआ बाग चौराहे पर खुद ही ट्रैफिक मित्र बनकर इसका नेतृत्व समाज सेवी व कर्मचारी नेता विवेक कुमार सिंह समी ने किया। दरअसल देखिए, शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी है 2-3 सालों के अंदर, और शहरों में रोडों का निर्माण बहुत कम हुआ है। गाजीपुर जैसे सी ग्रेड सिटी में अभी भी ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने का या रेड लाइट ग्रीन लाइट एरिया ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। अभी गाजीपुर की पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने एसपी साहब के निर्देश पर गाजीपुर शहर को 1 वे करने का काम किया है। कुछ रोडों को चिन्हित किया है ताकि जाम की समस्या न लगे, लेकिन हमने देखा 2-3 दिनों के अंदर कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए 1 वे होता है। तो उसी की जागरूकता के लिए आज पूरा कर्मचारी समाज रोड पर है और हम लोगों को नियमित रूप से यातायात नियम का पालन करके चलने के लिए हम जागरूक कर रहे हैं और उन्हें बताने का काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद। कि जाम की बात जहाँ तक है, कल टीईटी की परीक्षा थी, इसके चलते जाम लग गया था, लेकिन एकल मार्ग की व्यवस्था हम लोगों द्वारा की गई है, उसका प्रयोग चल रहा है। अभी तक लोगों का जो फीडबैक मिला है वो बेहतर है और उसको कंटिन्यूसली जारी किया जाएगा और लगातार एकल मार्ग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि आपके जो जाम लग रहा है शहर में
उसका निराकरण हो सके। क्या सर एकल मार्ग का जो सर नियम तोड़ेंगे तो सर उनके लिए कोई खिलाफ क्या निश्चित रूप से अभी तो प्रयोगात्मक है और इसके बाद इसको जब प्रमाणित किया जाएगा तो लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई और जो एकल मार्ग तोड़ने के नियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट।